हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इस वाले चैप्टर को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे और विद मैप से देखेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कौन से वन आपके कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में लिख ली हैं और ये बोर्ड पर अच्छे से आपको समझाऊंगी ताकि आपको पता रहे कि कौन से वन का नाम शीतोष्ण क्यों है, उष्णकटिबंध क्यों है, कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंध वन कहाँ पाए जाते हैं और शीतोष्ण कटिबंध वन कहाँ पाए जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इस चैप्टर से पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थ्योरी वाली और एमसीक्यू वाली दोनों प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है। आप थ्योरी देखनी है आपको तो थ्योरी वाले लिंक पर क्लिक करना और एमसीक्यू देखने हैं तो आप एमसीक्यू वाले लिंक पर क्लिक करना। और ये जो साइड में लगी हुई है प्लेलिस्ट 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की थ्योरी और एमसीक्यू की है। अगर आपको थ्योरी देखनी है या एमसीक्यू देखने हैं तो आप मेरा चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्टों को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर से पहले हमने चैप्टर पढ़ा था जलवायु। ठीक है, जलवायु के बारे में हमने डिटेल से जाना था। अब देखो, जलवायु वाले चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। ठीक है, मेन क्या देखा था हमने, वर्षा का देखा था कि वर्षा किस तरह से हमारे भारत में कहाँ कहाँ कितनी कितनी होती है। ठीक है, तो वो बिल्कुल इससे रिलेट करते हुए है वो वाला चैप्टर। अगर आपने वो वाला चैप्टर नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में वो वाला चैप्टर देखना, बाद में ये वाला देखना, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, अब हमारा देश कैसा है, विविधता वाला देश है। आपको पता है हमारे देश में बहुत सारी धर्म है, जाति है, बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, सारी चीजें हैं। तो हमारा देश कैसा है, विविधता वाला देश है। ठीक है, उसी तरह से हमारे देश में बहुत सारे प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में किसका अध्ययन करेंगे, जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का, सबका अध्ययन करेंगे। मेन जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे हम वनस्पतियों का अध्ययन। ठीक है, अब पहले हम आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा सा देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। देखो, दूसरा पैरा में लिखा है हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। जैव विविधता का मतलब है कि डिफरेंट चीजें वहाँ पर, मतलब बहुत सारी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। इन सब से मिलकर क्या बनती है, जैव विविधता। इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, तो जैव विविधता वाला देश है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं लगभग 37,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर तथा और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। यानी कि सारे देशों में कौन से, 10वें स्थान पर। अगर हम केवल एशिया की बात करें, एशिया यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम हटा दें तो क्या है, एशिया। इसमें कौन सा स्थान है, 4था स्थान है जैव विविधता में। जैव विविधता का मतलब आप समझ गए ना कि बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये जैव विविधता की पहचान है। ठीक है, और जो कि हमारे देश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है आगे एनसीईआरटी में, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। यानी कि 15,000 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, फूल पाए जाते हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। यानी कि 6% फूलों की जो प्रजातियां हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर वो कहाँ पाई जाती हैं, भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर, शैवाल, कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति किसे बोलते हैं। देखो, प्राकृतिक वनस्पति का इन्होंने बताया है प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो देखो, प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति होती है जिनको कोई मनुष्य नहीं लगाता है, जो प्रकृति ने खुद ही लगाई है। यानी कि खुद चक्र चल रहा है, बारिश का, मिट्टी का, ठीक है, और पेड़ पौधों का। तो उनको कहीं भी जाकर किसी भी वन में किसी भी व्यक्ति ने नहीं लगाया है, वो नेचुरली अपना आप उग रहे हैं। ठीक है, ये जो वनों के प्रकार लिख रहे हैं ये वही हैं जो नेचुरली अपने आप ही लग रहे हैं। तो इस तरह के वनों को हम बोलते हैं अक्षत वन। अक्षत वन मतलब वो प्रकृति के द्वारा ही लगाए गए हैं, हमने नहीं लगाए हैं। ठीक है, किसी मनुष्य ने नहीं लगाए हैं। तो आपके जो चैप्टर में दे रखे हैं, देखो न्यू एनसीईआरटी में ना बहुत सारी चीजें काट दी गई हैं। देखो, इसमें ये भूभाग काट दिया है, मृदा काट दिया है, तापमान वाला टॉपिक काट दिया है, और नेक्स्ट इसमें सूर्य का प्रकाश काट दिया है, वर्षण भी काट दिया है। डायरेक्ट इसमें वनस्पतियों के प्रकार से स्टार्ट किया है, तो हम वहीं से ही स्टार्ट करेंगे जहां से न्यू एनसीईआरटी में है।
ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं ना हम, 2024-25 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो ये सारे चैप्टर न्यू एनसीईआरटी में काट दिए हैं। तो अब हम देखेंगे वनस्पतियों के प्रकार के बारे में। तो आपके चैप्टर में 5 प्रकार की वनस्पतियां दे रखी है। पहली है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरी है उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, चौथी है पर्वतीय वन और पांचवी है मैंग्रोव वन। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानेंगे उष्णकटिबंधीय वन। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं और किस तरह के होते हैं। देखिए, जब मैं जलवायु वाला चैप्टर आपको बता रही थी तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे देश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध, तीनों कटिबंध हमारे यहाँ पाए जाते हैं। कैसे, अब वो चीज आप देखिए कि देखिए ये क्या है, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा, विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश, इसको सब कुछ बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटर, ये सारे नाम इस एक बीच वाली लाइन के हैं। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश या विषुववृत्त, ठीक है, या भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा तक, ठीक है, ये जो बीच वाला स्थान है, ये क्या है, ये उष्णकटिबंध है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, उष्णकटिबंध। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें साल में एक बार कहीं ना कहीं लंबवत पड़ती हैं, यानी कि सीधी पड़ती हैं। बाकी का यहाँ नहीं पड़ती हैं, लंबवत यहाँ नहीं पड़ती हैं, लेकिन ये जो एरिया है बीच वाला, यहाँ पर पड़ती हैं। तो यहाँ पर वर्ष भर कैसा मौसम रहता है, यहाँ वर्ष भर गर्मी वाला मौसम रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उष्ण। उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उष्णकटिबंध हो गया। अब अपना भारत कहाँ आ रहा है, देखो अपना भारत आ रहा है ना, कर्क रेखा इसके बीचों बीच से निकली है। तो जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, कर्क रेखा से जो नीचे वाला पार्ट है वो किस में आएगा, उष्णकटिबंध में आएगा। ठीक है, अब देखो जो दक्षिण भारत में जितने भी वन मिलेंगे आपको कर्क रेखा से नीचे या कर्क रेखा के आसपास जो वन मिलेंगे वो मिलेंगे आपको उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, जब भी आपसे वनों की बात हो तो आप अपने माइंड में रिकॉल करना कि कर्क रेखा से ऊपर वाले हैं या कर्क रेखा से नीचे वाले हैं। अगर कर्क रेखा से नीचे वाले हैं तो कौन से हो गए, उष्णकटिबंधीय वन हो गए। ठीक है, आ गई ना आपको चीज समझ में। अब नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में कई जगह दे रखा है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। अब शीतोष्ण कटिबंधीय वन से क्या मतलब है, देखो उष्ण कटिबंधीय वन वाला जो एरिया हो गया वो ये हो गया। ठीक है, इससे ऊपर क्या होता है, इससे ऊपर होता है उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, अब लगभग यहाँ के लगभग आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ के लगभग क्या होता है, उपोष्ण कटिबंध होता है। ठीक है, जहां की जलवायु में उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, शीतोष्ण कटिबंध, नीचे वाला क्या है, उष्ण कटिबंध। देखो शीतोष्ण कटिबंध कहाँ है, 66.5 डिग्री से है। ठीक है, देखो 23.5 डिग्री से, ये वाली थी है ना कर्क रेखा, ये वाली नीचे वाली 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ में और साउथ में, यानी कि उत्तर में और दक्षिण में। देखो ये 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री जो है उत्तर में और दक्षिण में क्या है, शीतोष्ण कटिबंध है। क्या है, शीतोष्ण कटिबंध है। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री क्या है, शीतोष्ण कटिबंध, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, उष्ण कटिबंध कहाँ है, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर तक और 23.5 डिग्री दक्षिण तक है। ठीक है, आ गई ना आपको चीज समझ में कि अगर कर्क रेखा से ऊपर वाले वनों की बात हो रही है, कर्क रेखा से ऊपर वाले वन का मतलब क्या हो गया, हिमालय वाले वनों की अगर बात हो रही है तो वो किस श्रेणी में आएंगे, शीतोष्ण कटिबंध में आएंगे। कर्क रेखा से नीचे वाले की बात हो रही है तो वो उष्ण कटिबंध में आएंगे। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध क्या होता है, जहां पर उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों कटिबंध मिल रहे हो। ठीक है, वहां की जलवायु कैसी हो जाएगी, वहां की जलवायु को बोलेंगे उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो कर्क रेखा के जस्ट ऊपर, कर्क रेखा के जस्ट ऊपर वाला जो होगा, ठीक है, ये जो पूरी रेखा होगी कर्क रेखा के ऊपर वाली, वहां क्या होगा, उपोष्ण कटिबंध होगा। ठीक है, ये लगभग 25 डिग्री से 27 डिग्री तक होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे भारत में कौन कौन से पाए जा रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं जो कर्क रेखा से नीचे नीचे है। कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर कौन से पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। और थोड़ा ऊपर हम चलेंगे हिमालय की तरफ तो वहां पर हमारे शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब वनों के प्रकार आपको समझ में आ गए। अब हम एक एक जो वन है हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। वर्ल्ड मैप को हम हटा देते हैं क्योंकि वर्ल्ड मैप का कोई काम यहाँ पर नहीं है, अब काम है केवल और केवल भारत मैप का। ठीक है, तो इसको एक सेकंड में हटा देती हूँ, एक सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट है आपका सबसे पहले टाइप का वन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मतलब, सदाबहार का मतलब होता है कि वर्ष भर वहां पर उन पौधों पर पत्तियां होती हैं पूरे साल।
पूरे साल वहां पर पत्तियां होती हैं पौधों पर, वो अपनी पत्तियों को कभी भी हटाते नहीं है। इसका एक दूसरा नाम भी है जो आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि सदाबहार वन या वर्षा वन एक ही बात है। यानी कि वहां के जो एटमॉस्फेयर है उसमें कहीं ना कहीं पूरे साल नमी रहती है, पूरे साल वहाँ भीनी भीनी बारिश होती रहती है, यानी थोड़ी बहुत बारिश लगभग पूरे साल रहती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब ऐसे वन आपको कहाँ मिलेंगे? अब देखिए, मैंने आपको बताया था वर्षा वाला, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी कि जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी तट के पश्चिमी भाग में, ठीक है, पश्चिमी तट के पश्चिम भाग में क्या होता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो सह्याद्री है, पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं। ये जो सह्याद्री की पहाड़ियां हैं, ये यहाँ से जब मानसून आता है, यहाँ से जब हवाएं पवनें आती हैं अपने साथ नमी लेकर, तो वो सारी की सारी कहाँ बारिश कर देती हैं, पश्चिमी घाट के पश्चिमी छोर पर। ठीक है, तो यहाँ वाले कौन से वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर हमेशा ही रहता है, समुद्र के किनारे तो मॉइस्चर रहना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेघालय। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, आपको पता ही है। कौन सा यहाँ से जो मानसून जाता है, दक्षिण पूर्व वाला जो मानसून जाता है, उससे कहाँ बारिश होती है, मेघालय में बारिश होती है। गारो, खासी और जयंती की जो पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां कुछ इस तरह से बनी हुई हैं, प्रकृति ने इस तरह से बनाई है कि उनसे टकराकर मानसून बाहर नहीं निकल पाता है और वहीं पर सारी बारिश करता है। ठीक है, मतलब एंटर करने के बाद मानसून बाहर नहीं निकल सकता, वहां पर सारी बारिश मानसून को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपने जलवायु वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ना। अगर देखो अभी तक भी आपने जलवायु वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो पहले आप जलवायु वाला चैप्टर पढ़ना, उसके बाद इसको पढ़ना, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि पौधे के लिए जो चाहिए होता है, वो मिट्टी चाहिए होती है, ठीक है, बारिश चाहिए होती है, बारिश या पानी चाहिए होता है, और सूर्य की किरणें चाहिए होती हैं। तो कटिबंध से हमारा सूर्य का निर्धारण हो गया कि कहाँ पर सूर्य की पूरी सही किरणें पड़ रही है और कहाँ पर नहीं। देखो ये रही हमारी कर्क रेखा, ठीक है, बीचों बीच से निकली है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, तो ये एक मिनट गलत हो गया, ऊपर नीचे हो गई। देखो ये है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, अब कर्क रेखा से नीचे वाले कौन से हैं, उष्ण कटिबंध। ऊपर वाले कौन से हैं, यहाँ वाले जो कौन से हैं, शीतोष्ण कटिबंध, और यहाँ वाले कौन से हैं, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे थे कि उष्ण कटिबंध सदाबहार वन या उष्ण कटिबंध वर्षा वन। तो यहाँ पर बारिश कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, अब कौन कौन सा स्थान है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में, मेघालय में, और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और तथा असम। ठीक है, असम में भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो वहां पर भी इस तरह के सदाबहार वन पाए जाते हैं। और आपको पता ही है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और आपका लक्षद्वीप। ठीक है, ये तो बिल्कुल भूमध्य रेखा के आसपास है, तो यहाँ पर तो अच्छे से बारिश होती है। ठीक है, और यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, 4 जगह सदाबहार वन पाए जाते हैं, रट लीजिए। कौन सा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और मेघालय और पश्चिमी घाट का पश्चिमी छोर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन एक ही बात होती है। अब इनको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन क्यों बोला है, पर्णपाती यानी पत्ते छोड़ने वाले। ठीक है, कौन से वन, पत्ते छोड़ने वाले। ये जो वन होते हैं लगभग 1.5 महीने के लगभग ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है, क्यों गिरा देते हैं, कि जब हमारे भारत में बहुत ज्यादा क्या होती है, गर्मी पड़ने लगती है मई के महीने में। ठीक है, मई में, और आपके जून का आधा जून समझ लीजिए, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो हमारे भारत के में क्या होता है, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कुछ पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं, क्योंकि जब पौधे श्वसन करते हैं, ठीक है, जब पौधे सांस लेते हैं, एक तरह से हम मान सकते हैं जब पौधे सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ जलवाष्प भी छोड़ते हैं। ठीक है, क्या छोड़ते हैं, कुछ जलवाष्प भी छोड़ते हैं। अब सारे पेड़ पूरा पेड़ है, उसकी पत्तियां हैं, उसकी टहनियां हैं, सारे सबके सब श्वसन क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, पत्तियां भी करती हैं, तो वो क्या कर रही हैं, जो ऑक्सीजन के साथ साथ जलवाष्प भी छोड़ रही हैं। अब एक तो एटमॉस्फेयर में वैसे ही नमी नहीं है, भीषण गर्मी पड़ रही है। अगर इस तरह से चलता रहा तो जो पेड़ का अंदर का जो हिसाब किताब है वो पूरा की पूरा बिगड़ जाएगा, यानी कि पेड़ के अंदर से जो नमी है वो पूरी खत्म हो जाएगी। तो पेड़ क्या होगा, जल जाएगा पूरी तरह से, मतलब एक तरह से सूख जाएगा। ठीक है, तो वो पेड़ क्या करते हैं कि समय के अनुसार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। जब गर्मी का उन्हें एहसास होने लगता है तो वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ताकि वो 1-1.5 महीने जो बहुत भीषण वाली गर्मी पड़ेगी, बहुत अधिक जो गर्मी पड़ेगी, उस टेम्परेचर में अपने आप को संभाल सके। ठीक है, तो इस तरह के जो वन होते हैं वो भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं।
सबसे ज्यादा वन कौन से पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय बंधीय पर्णपाती वन ही हमारे भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और इनको मानसूनी वन क्यों कहते हैं? मानसूनी वन इसलिए कहते हैं कि ये अपना काम मानसून के हिसाब से करते हैं। मानसून के आने से पहले, ठीक है, 1.5 महीने पहले ही ये अपनी पत्तियों गिरा देते हैं। इनको पता होता है कि इतने दिन बाद मानसून आ जाएगा, और जैसे ही मानसून आता है तो ये वापस से हरे भरे हो जाते हैं, वापस से अपने शरीर पर पत्तियां ले आते हैं। ठीक है, तो ये इनका काम कैसे चलता है? बिल्कुल पूरी तरह ये किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। अब देखिए वर्षा कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। अब आप कहेंगे ये सेंटीमीटर का क्या हिसाब है बारिश में? देखो सेंटीमीटर का ये हिसाब है कि जो आपका बारिश नापने वाला जो यंत्र होता है ना, वो इस तरह का होता है, कीप के आकार का होता है। ठीक है, वो कैसा होता है? कीप के आकार का होता है। उसमें जहां बारिश हो रही होती है, जहां हमें बारिश नापनी है कि बारिश यहाँ इस एरिया में कितनी हो रही है, उस यंत्र को वहां रख देंगे। यहाँ पर ऐसे 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 बारिश की बूंदें गिरती रहेंगी और सारी की सारी यहाँ पर इकट्ठा होती रहेंगी नीचे। ठीक है, जब इकट्ठा हो जाएंगी तो हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि भाई इतने सेंटीमीटर में इतनी बारिश हुई। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका पता लगाया जाता है। तो यहाँ कितनी बारिश होती है? पर्णपाती वन में 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। अब देखो इसको भी हमने 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी है अर्ध या नम पर्णपाती वन। ठीक है, अर्ध या नम पर्णपाती वन का मतलब है कि जहाँ के एटमोस्फेयर में नमी रहती है। ठीक है, थोड़ी नमी रहती है। और शुष्क पर्णपाती वन का मतलब है कि वहाँ के एटमोस्फेयर में बिल्कुल भी नमी नहीं रहती है। क्योंकि अभी मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगी। अब देखो यहाँ बारिश कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, और जो स्थान है, कौन कौन से स्थान है? झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट का, सॉरी, पूर्वी छोर का क्या मतलब है? पूर्वी छोर आना चाहिए। ठीक है, छोर, पूर्वी छोर का मतलब है यहाँ कि देखो अब मानसून आया, बारिश हुई तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी छोर पर तो हो जाती है, लेकिन पहाड़ों के इधर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इधर वाले जो वन है वो किस कैटेगरी में आएंगे? सदाबहार कैटेगरी में आएंगे। और इधर वाले जो वन है, ठीक है, जो छाया वृष्टि में है, यानी कि जहां पर बारिश नहीं आ पाती है। अब मान लो ये ऐसे पेड़ खड़ा है, ये ऐसे पर्वत खड़ा है, पहाड़ खड़ा है, और यहाँ से ऐसे बारिश आ रही है, तो इधर साइड तो खूब होगी, लेकिन इसके पीछे साइड नहीं होगी। तो यही सेम कंडीशन यहाँ है। और यहाँ पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये झारखंड में, पश्चिमी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, और ये पश्चिमी घाट के पूर्वी छोर में पाए जाते हैं। ठीक है, पूर्वी छोर ये हो गया। और ये जो एरिया है, ये ज्यादातर एरिया वही है जो किसी भी पहाड़ या पर्वत के छाया वृष्टि में आता है। देखो झारखंड और उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़ किसके, ये छोटा नागपुर के छाया वृष्टि में आते हैं, इसलिए यहाँ पर भी बारिश थोड़ी कम होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर ही होती है। ठीक है, आपको ये दोनों पता चल गए ना? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, सदाबहार वन पहले आपको क्लियर कर दिए मैंने, फिर पर्णपाती वन आपको पता समझ आ गए। नेक्स्ट मैंने आर्द्र वाले बता दिए। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी शुष्क पर्णपाती वन। वो पर्णपाती वन, ये वो वाले पर्णपाती वन है जहां पर लू चलती है। अब जब लू चलती है तो पूरी तरह से जो भी नमी होती है वो सबको खा जाती है। ठीक है, या फिर सबको जलाकर खत्म कर देती है उस नमी को। तो इस एरिया में जो बारिश होती है वो कम होती है, 70 सेंटीमीटर से ये कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर तक होती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? यूपी है, बिहार है, प्रायद्वीपीय पठार है, और वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्र है। यानी कि जिन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम मैप में देखें तो देखिए, ये आपको नीचे वाला अगर मैप दिख रहा हो तो आप इसमें देख सकते हैं, नहीं तो मैंने ये साइड में लगा रखा है मैप आपका, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा एरिया है वो किसका है? पर्णपाती वन का है। और भारत में कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अभी हम एनसीईआरटी को भी देखेंगे अच्छे से, एक लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी इस मामले में क्या कह रही है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि ये 2-4 शब्द में इस पर बोर्ड पर समझा के निकल जाऊंगी, ऐसा नहीं है। अभी मैं एनसीईआरटी को भी स्क्रीन पे पूरे डिटेल से समझाऊंगी, एक एक शब्द पढ़ाऊंगी, और एक एक मैप जो भी एनसीईआरटी ने दिया है वो सारी चीज अभी क्लियर कराऊंगी। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आपको। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब ये बोर्ड इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि बाकी का लिखा हुआ है इसके पीछे है, इसको हम लगा देंगे यहाँ पर। कुछ भी हमें देखना होगा तो हम इसमें से देख सकते हैं। एक मिनट। अब देखिए नेक्स्ट है कटीले वन या झाड़ियां। अब कटीले वन या झाड़ियां कहाँ मिलेंगी? कटीले वन या झाड़ियां वहां मिलेंगी जहां बारिश ना के बराबर होगी। ठीक है, रेगिस्तानों में मिलेगी। ठीक है, और रेगिस्तान हमारे यहाँ कहाँ है? आप सबको बताया रेगिस्तान कहाँ है? हमारे राजस्थान में है और गुजरात के कुछ इलाकों में है। देखो गुजरात तक भी आ रहा है ये रेगिस्तान,
देखो इस तरह से है, ये चलना ही बंद हो जाता है हवा की वजह से, नहीं चल नहीं पाता ये। देखो यहाँ इस तरह से है ये रेगिस्तान। मतलब गुजरात में भी थोड़ा सा आ रहा है हिस्सा इसका, और इसका राजस्थान में भी थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं तो देखो इधर भी आप देख सकते हैं कि गुजरात और कुछ इलाके जो है राजस्थान के हैं। तो वहां पर कैसे पाए जाते हैं कटीले वन या झाड़ियां पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? देखो इनको बहुत सारा पानी मिल रहा है सदाबहार वन को, आपको पता चल गई बारिश खूब हो रही है, खूब सारा पानी मिल रहा है, तो इनकी पत्तियां जो है वो बड़ी बड़ी होंगी, चौड़ी चौड़ी होंगी, हाइट बहुत होगी पौधों की। इनको पानी थोड़ा कम मिल रहा है तो 1-2 महीने के लिए अपनी पत्ती गिरा कर काम चला लेते हैं। इनको पता है भाई बारिश मिलनी नहीं है, पानी मिलना नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ऑलरेडी इनके यहाँ पर जो पौधे होते हैं उनमें पत्तियां कम होती हैं। ठीक है, ताकि जब जो पौधे हैं उनकी श्वसन क्रिया हो तो ज्यादा से ज्यादा नमी एटमोस्फेयर में ना जाए। तो इसलिए ये कैसे होते हैं, कटीले वन होते हैं या कटीली झाड़ियां होती हैं। ठीक है, ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये वो इलाका होगा जहाँ पर बारिश नहीं होती होगी, छायावृष्टि वाला होगा। मध्य प्रदेश में, यूपी में, हरियाणा में। ठीक है, यूपी, अगर हम यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी यूपी का मतलब है जो राजस्थान से लगा हुआ है ना यूपी का भाग। ठीक है, जो राजस्थान से लगा हुआ यूपी का भाग है उसमें। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, देखो राजस्थान के आसपास वाले ही क्षेत्र है, ये सारे गुजरात है, और ये आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये कहीं ना कहीं किससे लगे हुए हैं? राजस्थान से लगे हुए हैं। ठीक है, और राजस्थान में बारिश कम होने का सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ क्या है, अरावली है। ठीक है, ये अरावली है यहाँ पर, देखो यहाँ गुजरात से लेकर और दिल्ली तक क्या है, अरावली है, इस तरह से है। जब मानसून यहाँ पर घुसता है तो मानसून इसके साथ 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 बह जाता है और जाके उत्तराखंड में टकराता है, लेकिन इधर नहीं घुस पाता है। ठीक है, जब दक्षिण पूर्व मानसून भी आता है तो अरावली से टकराकर इधर तो बारिश करता है, लेकिन राजस्थान में बारिश नहीं करता है। तो राजस्थान में बारिश ना होने की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं अरावली भी है। अब अरावली घिस रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत पुरानी श्रृंखला है, और हजारों वर्ष बाद हो सकता है अरावली काफी घिस जाए तो ये जो बारिश है उसकी मात्रा थोड़ी बहुत उधर भी हो जाए। अब राजस्थान में पहले के मुकाबले काफी बारिश हो रही है इस साल, और मैंने पिछली साल भी देखा था कि राजस्थान में भी खूब बाढ़ आ रही है। तो रेगिस्तान में बाढ़ आना तो एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। ठीक है, तो धीरे धीरे जलवायु चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, क्योंकि पहले से ज्यादा बारिश पड़ने लगी है, और पहले से ज्यादा गर्मी होने लगी है, और पहले से ज्यादा सर्दियां भी पड़ने लगी है। तो सारी चीज पहले से ज्यादा होने लगी है। अब गर्मियों में सबके घर में एसी है, क्योंकि गर्मी किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही है, कूलर है सबके घर में, और सबके घर में सर्दियों में हीटर है। ठीक है, हीटर पर या जो भी रूम को गर्म करने के लिए जो भी आपने गैजेट्स खरीद रखे हैं वो है, तो हर घर में मिलेंगे, गांव गांव शहर शहर सबके यहाँ मिलेंगे। कूलर तो बहुत ही आम बात है, बहुत ज्यादा आम बात है, यहाँ तक कि अब गांव में कुछ घरों में एसी भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्योंकि अब गर्मियां पहले से ज्यादा पड़ने लगी हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पर्वतीय वनों के बारे में। पर्वतीय वनों को इन्होंने बोला है शीतोष्ण कटिबंध वन। देखो ये आपकी एनसीईआरटी में क्लियर नहीं लिखा है पर्वतीय वन के बराबर में, लेकिन मैंने लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है, जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कहीं तो पर्वतीय वन दे रखे होंगे, कहीं शीतोष्ण कटिबंध वन दे रखे होंगे। अब जब ऊपर से आप नीचे तक पढ़ते आओगे तो आपको नीचे पता चलेगा शीतोष्ण कटिबंध वन। ठीक है, ऊपर से आपको लग रहा था पर्वतीय वन के बारे में पढ़ रहे हो। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये कौन से वन है क्या है। ठीक है, तो शुरुआती दौर में जब मैं भी एनसीईआरटी पढ़ रही थी तो मेरे को भी कंफ्यूजन हो जाता था कई बार पढ़ते पढ़ते में, कि ऊपर कुछ चीज अलग नाम दे रखा है और नीचे कुछ अलग नाम दे रखा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो शीतोष्ण कटिबंध वन है, पर्वतीय वन जो शीतोष्ण कटिबंध वन है। शीतोष्ण कटिबंध का मतलब आप समझ गए ना, जो कर्क रेखा से ऊपर ऊपर वाले। ठीक है, ये वाली कौन सी है, कर्क रेखा, इससे ऊपर वाले जितने भी वन है उनको क्या बोलेंगे हम, शीतोष्ण कटिबंध वन बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे भारत में पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय में पाए जाते हैं। हिमालय आप देख पा रहे होंगे, ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये सारा ये क्या है, हमारा हिमालय ही है। ठीक है, तो हमारे हिमालय में जो वन पाए जाते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तराखंड हो, ठीक है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश हो। हिमालय का मतलब आप ये मत सोचना कि केवल यहीं यहीं वाले जो वन है इनकी बात हो रही है, नहीं। हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो पूरे भारत में फैली हुई है ना, हिमाचल में भी, उत्तराखंड में भी, आपके और आपके अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में, ठीक है, मेघालय में। तो ये जो पूरा भाग है ये कहीं ना कहीं क्या है, हिमालय का भाग है, मेघालय नहीं है, ये मैंने गलती से बोल दिया। मेघालय किसका भाग है, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, ये नदियों ने तोड़ फोड़ दिया है, इसलिए थोड़ा अलग है, अलग सा हो गया दिख रहा है ये मेघालय। इसलिए आपको जानकर हैरानी लग रही होगी कि इसका भाग है ये, क्योंकि ये डेल्टा है गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, तो उसकी वजह से टूट फूट गया है। नहीं तो ये जो मेघालय है वो इसका भाग है। तो हिमालय में जितने भी प्रकार के वन पाए जा रहे हैं वो कैसे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। ठीक है, अब देखिए उनको हमने कैटेगराइज करा है, क्यों करा है, हाइट के हिसाब से। जिनकी हाइट कम है, ठीक है, उनको क्या बोल रहे हैं हम, अर्ध शीतोष्ण कटिबंध।
यानी कि वहां पर क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। उस तरह के वनों को हम क्या बोलते हैं, अर्धशीतोष्ण वन, यानी कि इनकी हाइट क्या होगी, कम होगी। इस तरह के वनों को आप कहाँ देख सकते हैं, आप इस तरह के वनों को हिमाचल में बहुत आराम से देख सकते हैं। जो कम हाइट वाले क्षेत्र हैं वो उन पहाड़ियों को देख सकते हैं जिनकी हाइट समुद्र तल से 1000 मीटर से 2000 मीटर तक है। ठीक है, मीटर लिखना रह गया है यहाँ पर, 1000 मीटर से 2000 मीटर तक है ना। और यहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, ओक और चेस्टनट वाला जो वृक्ष है वो पाया जाता है। नेक्स्ट जो दूसरी कैटेगरी का है वो 1500 या 1500 मीटर से 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक के वन है ये। ठीक है, ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, ये उत्तर पूर्व भारत में पाए जाते हैं। और ये किस तरह के वन है, ये शंकुधारी वन है, यानी कि ये कहाँ पाए जाते होंगे, अरुणाचल में, असम में पाए जाते होंगे, और यह हिमाचल में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, सॉरी हिमाचल नहीं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते होंगे। ठीक है, तो इस तरह के वन जो शंकुधारी वन है जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, श्रीनगर के आसपास के इलाकों में आप देखेंगे तो शंकुधारी वन मिलते हैं। इस तरह के वन होते हैं। आपने वो देखा है क्रिसमस पर देखा होगा, इस तरह का एक क्रिसमस ट्री होता है ना, इस तरह की उसकी पत्तियां होती हैं, वो उसको हम क्या बोलते हैं, शंकुधारी वन। इस तरह के जो वृक्ष होते हैं शंकुधारी वन बोलते हैं, क्योंकि वर्ष के कुछ महीने यहाँ पर बारिश पड़ती है, बर्फबारी होती है, यानी कि बर्फ की बारिश होती है। तो ये पत्तियां इस तरह से बनी होती हैं कि अगर बर्फ की बारिश यहाँ से आएगी, यानी कि बर्फ के मोटे मोटे कण आएंगे, तो पत्तियों से ऐसे खिसल खिसल के नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, इनको शंकुधारी वन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो आकृति है वो कैसी है, शंकु के आकार की। शंकु ऐसे ही होता है ना, इस तरह का होता है ना शंकु। तो इन वृक्षों की जो आकृति है वो इस तरह की ही है। ठीक है, तो 1500 मीटर से 3000 मीटर की अधिक ऊंचाई वाले जो वन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम शंकुधारी वन बोलते हैं। तीसरी कैटेगरी है 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई। ठीक है, 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो वन मिलते हैं, है ना, वो कैसे वन होते हैं, उनको भी हम क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंध वाले वन बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके यहाँ जो वन दे रखे हैं, मैंग्रोव वन दे रखे हैं। मैंग्रोव वन या सुंदर वन, ठीक है, एक ही बात है, मैंग्रोव वन या सुंदर वन। ये कहाँ होते हैं, ये मेनली होते हैं आपके, ये होते हैं जो जितनी भी नदियां डेल्टा बना रही हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ डेल्टा बन रहा है, देखो ये यहाँ पर बन रहा है कृष्णा नदी का डेल्टा, सॉरी कृष्णा का नहीं, ये कावेरी का होगा नीचे, कावेरी नदी का डेल्टा आंध्र प्रदेश में बन रहा है, कृष्णा नदी का डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है गोदावरी नदी का, यहाँ पर बन रहा है महानदी का, और यहाँ पर बन रहा है हमारे गंगा नदी का डेल्टा। तो जितना भी डेल्टाई क्षेत्र है, ठीक है, जो नदियों के डेल्टा है उन क्षेत्रों में एक सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि नमी तो खूब रहती है, अब डेल्टा है तो पानी आ ही रहा है, तो नमी तो अच्छी खासी रहती है। ऊपर से यहाँ पर क्या है, जलवायु भी अच्छी रहती है, समुद्र के आसपास वाला इलाका है ना, तो जलवायु भी अच्छी रहती है। और क्या है, ये शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है। जो दक्षिण भारत है वो किसमें आ रहा है, शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है। तो ये जो इस तरह के जो वन है उनको क्या बोलेंगे, हम मैंग्रोव वन बोलते हैं। और इस वन की जो खासियत है, यहाँ पर एक सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, अब हम पूरे डिटेल से लाइन टू लाइन बुक में देख लेते हैं। ठीक है, आइए बुक में देखते हैं। यहाँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, अगर कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, आइए हम सारी चीजों को स्क्रीन पर बहुत ही अच्छे से देखेंगे। देखिए, ये सब हमने अभी बोर्ड पर देख लिया था। ये वाला जो हम चैप्टर कर रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, तो ये मैंने आपको बता दिया था, इतने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं हमारे यहाँ, फूलों की और जानवरों की और इन सारी चीजों की। नेक्स्ट इसमें मैंने आपको बता दिया था अक्षत वन के बारे में। नेक्स्ट इसमें लिखा है, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे बोलते हैं। देशज पौधे कौन से होंगे, जो भारतीय मूल के हैं, यानी कि शुरू से ही वो भारत में रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ शुरू से ही ये मोटे अनाज होते थे, ज्वार बाजरा, ये से कैसे हैं, देशज है। ठीक है, और यहाँ गन्ना भी होता था पहले से ही, तो ये कैसे हैं, देशज है ना। तो बहुत सारी फसलें हैं ऐसी जो देशज हैं, जो भारत के मूल की ही है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैंने आपको बताया था कि वनस्पति के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, इसमें हमने एक एक चीज बहुत अच्छे से अभी बोर्ड पर देख ली है। अभी हम देख रहे हैं कि एनसीईआरटी क्या कह रही है इन सब के बारे में। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के बारे में कहा जा रहा है, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह और असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है।
ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित होते हैं जहां 200 मीटर से अधिक बारिश होती है। एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। मतलब यहाँ बहुत थोड़े समय ऐसा होता है जो एटमॉस्फेयर है उसमें नमी नहीं होती। ठीक है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे भी अधिक ऊंचाई के होते हैं। यानी कि वृक्ष इतने ऊंचे होते हैं और इतने ज्यादा घने होते हैं। मतलब एक के साथ एक जो वृक्ष है वो कैसा रहता है, वो चुपका रहता है। एक वृक्ष यहाँ है, दूसरा वृक्ष यहाँ है, ये आधा इसके ऊपर है। मतलब इस तरह से वृक्ष होते हैं, एक के बाद एक होते हैं, कि सूर्य का जो प्रकाश है वो जमीन तक नहीं आ पाता है, ऊपर ही ऊपर रहता है इनके। ठीक है। यानी कि ये ऊपर ही ऊपर उस जो ऊष्मा आ रही है सूर्य की उसको रोक लेते हैं। नेक्स्ट है, चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र, आर्द्र यानी मॉइस्चर, यानी कि बारिश वाला सा जो मौसम होता है ये वो वाला मौसम, अतः यहाँ हर प्रकार की वृक्ष, झाड़ियां और लताएं उगती हैं। और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता। मतलब यहाँ ऐसा नहीं होता कि कोई एक महीना पर्टिकुलर ऐसा हो जब सारे वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा दें। ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता है, अतः यह वन साल भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सदाबहार। ठीक है। यानी कि हमेशा होता है। एक सदाबहार का वृक्ष होता है, हमारे घरों में पाया जाता है, उस पर सदाबहार के वृक्ष पर फूल आते हैं। ठीक है। तो उस पर हमेशा फूल आते रहते हैं, हर महीने में आपको उसके ऊपर फूल दिखेंगे। तो इस तरह से क्या होते हैं, हर महीने 12 महीने जो हरे भरे वृक्ष रहते हैं उनको हम बोलते हैं सदाबहार वन। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व कुछ वृक्ष अबूनस के हैं, यानी एबुनी के हैं, महोवानी के हैं, रोडबुज के हैं, रबड़ के हैं और सिकोना के हैं। ये जो वृक्ष हैं, वृक्षों के जो नाम है इनको अच्छे से रट लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक वृक्ष दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि ये वृक्ष कौन से वनों में पाया जाता है, इसलिए ये आपको अच्छे से याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब देखिए एक बार हम इनको मैप में देखेंगे कि मैप में ये वन कहाँ है। देखो सदाबहार वन जो है उनमें डार्क ग्रीन हो रहा है। ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी छोर पर है। ठीक है। लक्षद्वीप में है। अंडमान और निकोबार यहाँ थोड़ा सा कट गया है मैप में, निकोबार थोड़ा सा कट गया है और भी है नीचे तक। तो अंडमान में है और निकोबार में है। और ये देखिए आपके असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, यहाँ पर ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है। आप मैप में देख पा रहे होंगे। और ये वही इलाके हैं जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी छोर पर होती है। ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश यहाँ होती है। और वैसे भी समुद्र से नमी वाली जो पवने हैं वो पहाड़ों से टकराकर बारिश करती ही रहती हैं यहाँ पर। ठीक है। उस तरह से ही सेम इधर है कि इधर भी बारिश होती रहती है, और सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो पूर्व और पश्चिम मानसून से होती है यहाँ पर। ठीक है। और वैसे भी वर्ष भर यहाँ बारिश रहती है क्योंकि ये समुद्र के पास के ही इलाके हैं। यहाँ से समुद्र से जो पवने चल रही है स्थल की तरफ, वो क्या करती है, इधर की तरफ, यहाँ पहाड़ियां हैं सारे में, और इन पहाड़ियों से टकराकर बारिश होती रहती है। तो पहाड़ी इलाकों में बारिश की कमी नहीं होती है, थोड़ी बहुत बारिश वहाँ, यहाँ जो ग्रीन ग्रीन दिखाया हुआ है वहां पर बारिश होती ही रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, और बारिश की वजह से ही क्या होता है यहाँ पर। देखो यही वाला मैप यहाँ खुल के आ गया। ठीक है। मैंने अलग से इसलिए खोल रखा है कि बार बार खोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, ऊपर नीचे करने में टाइम वेस्ट होता है, तो उस टाइम को बचाने के लिए मैंने मैप अलग खोल रखा है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। गैंडा कैसे क्षेत्र में रहता है, दलदली क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। ठीक है। इन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो हाथी के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, और एक सींग वाले गैंडे के बारे में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट जो वन है, देखो ये सदाबहार वन में किस तरह से है। जो सबसे नीचे की तरफ क्या है, घास उगी हुई है। फिर कुछ जो पौधे हैं वो 1.5 मीटर के हैं, कुछ पौधे 5 मीटर के हैं। ठीक है। जो नए नए पौधे उग रहे हैं, और जो पुराने पौधे हैं वो 40 मीटर के हैं, और बहुत पुराने पौधे जो हैं वो 60 मीटर के हैं, क्योंकि पौधे थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहते हैं हर साल। तो जो पुराने पौधे हैं वो 60 मीटर के होंगे, और एक के बाद एक यहाँ उगते रहते हैं। और ये इतने घने वन होते हैं कि इनमें मनुष्य नहीं जाते हैं, आप जा भी नहीं सकते हो इनमें, इतने। ये तो कुछ जीव इसमें लिखे हुए हैं कि ये वाले रहते हैं, एक सींग वाला गैंडा रहता है, या हाथी है, बंदर ये है,
लेकिन जो विभिन्न प्रकार के सांप भी पाए जाते हैं, बिच्छू है, सांप है, इतनी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं इन सारी जानवरों की भी कि आप इनमें घुस ही नहीं सकते हो। बिल्कुल डर वाला माहौल होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं इन्होंने यहीं पे रोक ली है, नीचे तक सूर्य जा नहीं रहा, तो बिल्कुल अंधेरा होता है इनमें वनों में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में क्या कहा जा रहा है एनसीईआरटी में, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, और ये वन उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इस प्रकार के वन में वृक्ष शुष्क ऋतु में यानी 6 हफ्तों के लिए वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। लगभग जो महीना होता है मई के लगभग का महीना होता है, क्योंकि बहुत अच्छे से गर्मी पड़ रही होती है हमारे यहाँ, तो उस समय में क्या करते हैं, ये जो पौधे होते हैं ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। बाद में जब बारिश आती है आपके जून के बीच तक आती है हमारे भारत में ठीक से बारिश, जून के बीच से या जुलाई, कुछ इलाकों में जुलाई में आती है, जैसे उत्तर भारत में तो जुलाई तक ही आ पाती है बारिश। तो उसके बाद फिर इनमें दोबारा से ये जो पेड़ हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र या शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है, यानी कि 2 प्रकार के वनों में विभाजित किया गया है, आर्द्र वनों में और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। इनमें से ये हमने देख लिया था कि आर्द्र वाले कौन से हैं और शुष्क वाले कौन से हैं। ठीक है, ये हमने अभी देखा है, तो हम बार बार इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मेन चीज जो हमारी रह गई थी वो ये रह गई थी कि कौन सा पौधा या कौन से वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, तो सागौन के, ठीक है, वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। सागौन के वृक्ष की प्रजातियां पाई जाती हैं। बांस, बांस कहाँ पाए जाते हैं, बांस के खंभों पर घर कहाँ बनाए जाते हैं, असम में। ठीक है, तो वहां पर ये पाए जाते हैं बांस। अरुणाचल प्रदेश में भी इस तरह के घर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो बारिश का या बाढ़ का पानी घर में घुसने का डर रहता है। दूसरा, यहाँ पर क्या होता है कि जो सांप वगैरह है या जो छोटे छोटे जो जीव हैं वो घर के अंदर ना जाए, इसलिए बांस के ऊपर बनाते हैं घर। ठीक है, तो बांस, साल और शीशम ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको याद रखना। ठीक है, जो मैंने पहले वाले बताए हैं सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के भी पौधे याद रखना, और ये पर्णपाती वन के भी याद रखना। ठीक है, पर्णपाती वन में से ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए इसको हम मैप में देख लेते हैं कि मैप में ये कहाँ है। तो देखो ये वाला जो कलर है ये सारा की सारा पर्णपाती वन का ही कलर है। पर्णपाती वन कौन से हैं, जो आप जो कुछ समय के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं, और ये मेनली वो स्थान है जहां पर बारिश सदाबहार वनों के मुकाबले कम होती है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा एरिया है। ठीक है, और साल सागौन के जो वृक्ष हैं वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे इन जंगलों में पाए जाने वाले प्राय शेर, सिंह, शेर, सुअर, हिरन और हाथी हैं। ठीक है, हाथी देखो यहाँ भी पाया जा रहा है, वहां भी पाया जा रहा है। उसकी मेन वजह ये है हाथी की, सदाबहार वन में भी पाया जा रहा है हाथी, और यहाँ भी, कि हाथी को हरा भरा पत्ते खाने के लिए चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध शाकाहारी है। तो यहाँ पे भी मिल जाता है, यहाँ पे भी काम चल जाता है उसका, वहां पे भी काम चल जाता है। जो शेर वगैरह हैं, जो शेर हैं या चीते हैं, वो ज्यादातर पर्णपाती वनों में ही मिलते हैं, सदाबहार वनों में नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं, कि वो वहां दौड़ नहीं सकते ना, क्योंकि इनको क्या है, शिकार करने के लिए दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, जहां भी इन्हें शिकार करना है वहां इन्हें दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दौड़ने की जगह होती नहीं है सदाबहार वनों में, तो ये आसानी से शिकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए शेर, बाघ, इस तरह की जितनी भी प्रजाति हैं जो फुल्ली मांसाहारी हैं, ठीक है, जो पूरी तरह से शिकार पर निर्भर है, वो मेनली कहाँ मिलती हैं, पर्णपाती वनों में ही मिलती हैं, क्योंकि वो अच्छे से यहाँ पर शिकार कर पाती हैं। और जो शुद्ध शाकाहारी है वो यहाँ पे भी मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में भी मिलेंगे, सदाबहार वनों में भी मिलेंगे। ये मैं आपको एक याद करने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बंदर वगैरह है वो पेड़ पर रहते हैं, तो वो सदाबहार वनों में भी मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पत्ते ही तो खाने होते हैं, आराम से एक जगह खड़े हैं और खा रहे हैं। लेकिन जो शिकार करने वाले हैं वो आपको कभी भी सदाबहार वनों में नहीं मिलेंगे। उसका कारण ये है कि ये वन इतने संघन है, ठीक है, इतने पास पास है कि यहाँ पर दौड़ने की जगह नहीं है। ठीक है, दौड़ नहीं सकते तो शिकार कैसे करेंगे, बिना दौड़े तो शिकार नहीं करेंगे। मतलब दूसरे जानवर को पता चल जाएगी किसी छोटे जानवर को, तो वो तो बच के भाग जाएगा। अब बड़ा वाला जानवर शिकार नहीं कर पाएगा तो वो हमेशा भूखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं, छिपकली, सांप, कछुआ, यहाँ इस तरह की जो जानवर है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कटीले वन तथा झाड़ियाँ। ये मैंने आपको बताया था कि राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ, छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में पाए जाते हैं और हरियाणा में पाए जाते हैं।
इसका बारे में हमने ठीक से देख लिया था। अब हम देखते हैं ये जो वन होते हैं, यहाँ पर जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है, 70 सेंटीमीटर के लगभग ही बारिश होती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया था कि अरावली की कुछ छायावृष्टि में आ रहे हैं, उसकी वजह से वहां पर बारिश नहीं हो पाती है, तो मरुस्थल है और वहां पर इस तरह की वन पाए जाते हैं। ठीक है, और उसी तरह से छत्तीसगढ़ में ये कुछ पहाड़ों के छायावृष्टि में आ रहे हैं ना जो क्षेत्र, उन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। अब देखिए जो मेन है याद करने वाली चीजें, वो ये है कि यहाँ कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो खजूर का, नागफनी का, कैक्टस, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें, इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी होती हैं। लंबी क्यों होती हैं? क्योंकि जड़ें लंबी इसलिए होती हैं ताकि जमीन में जितने भी अंदर पानी है ये वहां से पानी को ले सकें। एक खेजड़ी नाम का जो वृक्ष है वो राजस्थान में पाया जाता है, बहुत ज्यादा महत्व है वहाँ, वहाँ उसका औषधि के लिए भी प्रयोग किया जाता है, सब्जी भी बनाई जाती है उसके पत्तों की। ठीक है, और छाया भी मिलती है, और वो एटमोस्फियर को भी अच्छा लगता है। तो वहां पर खेजड़ी नाम की जो वृक्ष है उसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, पूजा तक होती है। जैसे हमारे यहाँ तुलसा की पूजा होती है, बट के वृक्ष की पूजा होती है, पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, उसी तरह से वहाँ खेजड़ी के वृक्ष की पूजा होती है, क्योंकि वो वहाँ के एटमोस्फियर के लिए बहुत अच्छा है। उसकी जड़ें काफी नीचे तक होती हैं जो जल को ले आती हैं। ठीक है, और एटमोस्फियर को थोड़ा ठीक रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है, इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर या सिंह, जंगली गधे, घोड़े और ऊंट पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाला कम पूछा जाता है। जो उष्ण कटि ये है कटीले वन जो है, ठीक है, ये जो शुष्क वन है या कटीले वन जो है, इनके जानवरों के बारे में कम पूछा जाता है, सदाबहार और पर्णपाती वनों के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, तो उनको आपको अच्छे से करना है, इनको भी ध्यान रखना थोड़ा, लेकिन उनको बहुत अच्छे से करना है, उनके पेड़ों को भी ध्यान रखना है कि कौन से पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें पर्वतीय वन। पर्वतीय वन के आधार, पर्वतीय वन जो है उनको कई भागों में उन्होंने बांटा है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ऊंचाई के हिसाब से बांटा है। आप देखते हैं कहाँ कहाँ किस तरह से बांटा है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी, यानी कि वहां क्या ऐसा होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठंड पड़ती है, तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पतियों में जिस प्रकार का अंतर हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाते हैं, उसी तरह से हम यहाँ भी मिलता है। टुंड्रा, टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों की ऊंचाइयों में भी देखने को मिलता है। अब देखते हैं यहाँ पर 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस करा था। इनमें ये जो वृक्ष होते हैं ये चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, ओक या चेस्टनट जैसे वृक्ष यहाँ पर प्रधान है। ठीक है, मतलब और भी सारी प्रजातियां हैं लेकिन ज्यादातर यही वाले पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 1500 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई में कौन से वन पाए जाते हैं? पाए जाते हैं शंकुधारी वन। ठीक है, किस तरह के होते हैं? इस तरह के होते हैं, मैंने बोर्ड पे भी आपको बताया था कि इस तरह के वन होते हैं। ये इस तरह के वन इसलिए होते हैं कि अगर बर्फ वाली बारी होगी, यानी कि बर्फ की बारिश होगी, तो वो ऐसे यहाँ से फिसल कर नीचे आ जाएगी बर्फ। ठीक है, यहाँ से फिसल कर ऐसे नीचे आ जाएगी इधर। ठीक है, इसके जो टहनियां हैं इसमें गैप इसलिए है कि बर्फ गिरेगी और एक पत्ती से दूसरी पत्ती हिले, एक टहनी से दूसरी टहनी हिलेगी और नीचे झड़ जाएगी। ठीक है, इस तरह के वृक्ष इसलिए वहां पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें वृक्षों में, जैसे यहाँ चीड़, देवदार, देवदार का जो पौधा होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चीड़ के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये वन कहाँ पाए जाते हैं, ये जो पौधा है कहाँ पाया जाता है, तो ये हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, सिल्वर फर के बारे में और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इन तीनों के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इन तीनों को आप याद रखना है। स्पूनस, स्पून्स, सीडर आदि पाए जाते हैं। ठीक है, ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढाल, दक्षिणी ढाल यानी कि मैंने 3 श्रेणियां हमेशा बताती हूँ आपको हिमालय की। हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? हिमालय इस तरह से है ना, तो एक श्रेणी, दूसरी श्रेणी और जो तीसरी श्रेणी है, तो तीसरी श्रेणी यानी कि दक्षिण वाली जो श्रेणियां हैं उनमें ये जो वन है ये पाए जाते हैं। एक मिनट इसको इरेज करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी मैंने आपको बताया कि दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत में अधिक ऊंचाई वाले भागों में ये पाए जाते हैं, यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा, इन सब क्षेत्रों में जो बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें ये पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी कि इससे अधिक ऊंचाई पर, इससे अधिक ऊंचाई पर 3000
मीटर से अगर अधिक ऊंचाई होगी तो वहां पर शंकुधारी वन नहीं पाए जाएंगे, वहां पर केवल घास के मैदान पाए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंध वन तथा घास के मैदान या अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। देखो अल्पाइन के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखना। ये कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। और हिमालय में जितने भी आपको वन पाए जाएंगे वो सारे शीतोष्ण कटिबंध में ही पाए जाते हैं। और शीत या तो ये कह लीजिए कि शीतोष्ण कटिबंध जो वन है हमारे यहाँ वो हिमालय में पाए जाते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि हिमालय जो है वो हमारे शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर सिल्वर फर वाला, जूनिफर, पाइन व बच इन वृक्षों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों का आकार छोटा होते जाता है, अतः झाड़ियों के रूप में और बाद में अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर या बक्करवाल या घुमक्कर जातियों द्वारा पशु चरण के लिए किया जाता है। यानी कि जो वहां पर पशुओं को पालते हैं ना, हिमालयों में, यानी कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, इन सब में, तो ये जो घास के मैदान है, ये मैदान उनके काम आते हैं। ठीक है, किसके काम आते हैं, गुज्जरों के। गुज्जर क्या पालते हैं, पशुओं को पालते हैं। बक्करवाल यानी कि बकरियों को पालने वाले। घुमक्कड़ कौन से होते हैं, ये इस तरह की जनजातियां होती हैं जो मवेशियों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान चारे की तलाश में या घास की तलाश में रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लिलचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। ठीक है, तो टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, हमारे हिमालय में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में या पूर्वी हिमालय में। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, इनमें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि इसमें कौन कौन से आपके जो जानवर हैं वो पाए जाते हैं। इनमें प्राय ये जितने भी जानवर हैं आप पढ़ लेना, वीडियो लंबी हो रही है तो मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट इसमें दे रखा है मैंग्रोव वन के बारे में। मैंग्रोव जो वन है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्र, तटवर्तीय क्षेत्र यानी कि, एक मिनट भारत के मैप में देखते हैं, तटवर्तीय क्षेत्र का मतलब होता है ये वाला। ठीक है, तट जहां पर समुद्र और स्थल दोनों मिल रहे होते हैं उसको तट बोलते हैं, दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। देखो ये वाला है जो पीला पीला जो है, ये है मैंग्रोव वन का। देखो ये इधर है, थोड़ा सा इधर है मैंग्रोव वन, थोड़ा सा इधर है। ठीक है, और देखो सबसे इससे पहले जो हमने पर्वतीय वन के बारे में देखा था वो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा हिमालय में क्या है, ये पर्वतीय वन है। ठीक है, ये वाला जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें कौन से हैं, पर्वतीय वन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आपने देख लिया ना मैंग्रोव वन कहाँ है, तटीय क्षेत्रों में एक दो जगह है। ठीक है, घने मैंग्रोव वन, सॉरी यहाँ से हम देख रहे थे, मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्र हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की, देखो इस ये जो वन है ये सुंदर वन के नाम से भी जान जाते हैं, और यहाँ पर इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़े झुके 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 से। ठीक है, इस तरह के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। अब समुद्र के पास वाला इलाका है तो दलदली मिट्टी होगी, तो कहाँ क्या होगा कि जो जड़ें हैं वो इसमें पानी में डूबी रहेंगी। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में ये पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा, एंग एंगार के वृक्ष भी इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो एक तो ताड़ के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये कौन सी जलवायु में या किन वनों में आता है। नारियल के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक सुंदरी वृक्ष के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा जाता है रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में। ये क्या है, रॉयल बंगाल प्रसिद्ध ये जो जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से इसको जानते हैं और ये एक प्रसिद्ध जानवर है, इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त कछुआ, ये केवल और केवल पश्चिम बंगाल में पाया जाता है टाइगर। ठीक है, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, ठीक है, एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वन्य जीव के बारे में। वन्य जीव के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, तो हम आगे जितना भी है वो सारा की सारा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बहुत डिटेल में इस सबको डिस्कस करेंगे, और ये फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा लंबा था क्योंकि चीजों को समझाने में टाइम लगा था। सेकंड पार्ट जो होगा वो इतना लंबा नहीं होगा क्योंकि उसको हम स्क्रीन पे देखेंगे ज्यादा से ज्यादा। कोशिश करूंगी कि मैं स्क्रीन पे ही इसको समझा सकूं,
और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। 15-20 मिनट में ये पूरा ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है। अगर आपने पहले से कर रखा है तो दोबारा प्रेस मत करना बटन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। आपकी 6 से और मैं 12 तक की सारी एनसीईआरटी कराऊंगी, ठीक है। धीरे धीरे करा रही हूँ, सबके एमसीक्यू भी कराऊंगी, सारे थ्योरी भी कराऊंगी, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 से और 12 तक की, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो को लाइक करके जाना, प्लीज लाइक करके जाना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ, एक एक चीज को इतना डिटेल में पढ़ाती हूँ कि शायद ही आपको कहीं मिलेगा इतना अच्छा कंटेंट। तो प्लीज मैं आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने का सबसे सही तरीका है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, और जो भी फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।